हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है क्लास सेवेंथ की, उसका चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर का पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें मुगल एम्पायर के जितने भी इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे औरंगजेब के पीरियड तक, उन सभी को कवर किया था। उनकी क्रोनोलॉजी को समझा था, कौन से पीरियड में कौन सा रूलर रहा मुगल एम्पायर में, एंड उनके टाइम पीरियड के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, जिसमें हम आगे का ये जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, उसको कवर करने वाले हैं। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार का जो ट्रेडिशन होता था मुगल्स में, वो क्या होता था, कौन से उन्होंने जो मेथड है, कौन से सक्सेशन का कौन सा ट्रेडिशन है जिसको मुगल्स ने फॉलो किया है। मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। इसका मतलब ये है कि जो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर का कॉन्सेप्ट है, उसमें मुगल्स बिलीव नहीं करते थे। और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो घर का एल्डेस्ट सन होता है, सबसे बड़ा बेटा होता है, उसको फादर की पूरी प्रॉपर्टी को दे दिया जाता था। लेकिन मुगल्स इस रूल में बिलीव नहीं करते थे। इसकी बजाय उन्होंने जो मुगल एंड तिमुरिद कस्टम रहा, कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें बिलीव किया था, उसको फॉलो किया था। और इसका क्या मतलब होता है कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस का? इसका मतलब है कि जितने भी रूलर के सन होते थे, यानी कि बेटे होते थे, उनमें इक्वली इनहेरिटेंस को डिवाइड कर दिया जाता था, प्रॉपर्टी को या जो कुछ भी वेल्थ है रूलर की, उसको पूरे को डिवाइड कर दिया जाता था। तो कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस को फॉलो किया था मुगल्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, यानी कि जो मुगल्स ने इंडिया में रूल किया, तो उनके जो रिलेशंस रहे हैं वो अदर इंडिया के जो रूलर्स रहे, उनके साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे थे। जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल हुए, और वैसे वैसे जो अदर आसपास के जो टेरिटरीज के रूलर्स थे, उन्होंने वॉलेंटरीली मुगल्स को ज्वाइन कर लिया था। एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजपूत्स। बहुत ऐसे राजपूत्स रहे हैं, राजपूत रूलर्स, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल फैमिलीज में की थी, और उनको उसके बदले में हाईएस्ट पोजीशंस दी गई थी। किसके द्वारा? मुगल्स के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे राजपूत रूलर्स भी रहे हैं जिन्होंने रेसिस्ट किया था मुगल्स को, जैसे कि उनमें से एक माने जाते हैं सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़, जिन्होंने रिफ्यूज़ किया मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से बहुत लंबे समय तक। लेकिन फाइनली बाद में जाके उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी जो अथॉरिटी है मुगल्स की, उसको। अब हम बात करेंगे मनसबदार एंड जागीरदार सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मुगल एम्पायर के। और जैसे जैसे मुगल जो एम्पायर रहा, एक्सपेंड किया, और अदर अदर रीजन्स में इनका कंट्रोल बढ़ा, वैसे वैसे जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था मुगल्स ने अलग अलग रीजन्स में। जैसे कि ईरानियन हैं, इंडियन मुस्लिम्स, अफ़गान, राजपूत्स, मराठास, अदर ग्रुप्स हैं, जिन्होंने मुगल्स की आर्मी को और मुगल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको ज्वाइन किया था। ऐसे लोग जिन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया, उनको मनसबदार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मनसब का मतलब, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे, मनसब का मतलब है कोई पोजीशन, कोई रैंक। और जो मिलिट्री पोजीशन से यहाँ पर मतलब है रैंक का, पोजीशन का। तो जो इसके होल्डर होते थे मिलिट्री रैंक के, उनको कहा जाता था मनसबदार। मनसबदार जो टर्म है, इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसको मुगल्स ने यूज़ किया था रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए। एंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर रैंक एंड सैलरी को डिटरमिन किया जाता था, जिसको कहा गया जात। जितनी ज़्यादा जात होगी एक रैंक की, उतनी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशन मानी जाएगी जिस नोबल को वो पोजीशन दी जा रही है कोर्ट में, और अकॉर्डिंगली ही सैलरी दी जाती थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अकबर के पीरियड में जागीर का काफ़ी केयरफुली असेसमेंट किया गया था ताकि जो सैलरी है मनसबदार की उनको प्रॉपरली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। एंड जागीरदार क्राइसिस एक इकोनॉमिक क्राइसिस था औरंगजेब के पीरियड में, जिसमें क्या हुआ था, जागीरदार सिस्टम क्या होता है, जागीर एक लैंड होती है जो कि जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे या जो नॉबल्स होते थे उनको एक लैंड असाइन कर दी जाती थी और उस लैंड का नाम होता था जागीर। लेकिन औरंगजेब के पीरियड में क्या होता है कि ये जो नॉबल्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मनसबदार का नंबर बढ़ गया था और जो लैंड थी यानी कि जागीर थी वो उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो इस क्राइसिस का बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा था औरंगजेब की पीरियड में। अब हम बात करेंगे जब्त एंड ज़मींदार। ज़मींदार्स कौन होते थे? मुगल्स के टाइम पीरियड में जो इम्पॉर्टेंट सोर्स था इनकम का वो था टैक्स ऑन दी प्रोडक्शन। जो भी लैंड से प्रोडक्शन होता था, जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, उस पे जो टैक्स लिया जाता था वो मेन सोर्स माना जा रहा था मुगल्स के टाइम पीरियड में। कई जगहों पे ऐसा होता था कि जो पेजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे वो हेडमैन या फिर लोकल चीफटेन जो होते थे विलेज के, उनके थ्रू अपना टैक्स पे किया करते थे। और मुगल्स ने इन चीफटेन्स के लिए जो हेडमैन थे और या हम कहें कि इंटरमीडियरीज थे, किसके बीच में, जो पेजेंट क्लास है यानी कि जो किसान हैं और रूलर हैं, उनके बीच में जो एक इंटरमीडियरी पर्सन होता था, उसके लिए मुगल्स ने एक वर्ड यूज़ किया है ज़मींदार। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अकबर के पीरियड में रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल और उनके टाइम पीरियड में जब्त सिस्टम को शुरू किया गया था। आप लोग याद रखें ये जब्त सिस्टम है क्या। इन्होंने जो टोडरमल थे रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने क्रॉप का 10 साल के पीरियड का देखा कि एक एरिया में कितना कल्टीवेशन हुआ है, किस प्राइसेस पर क्रॉप की कितनी प्राइसेस हैं और क्रॉप का कितना ईल्ड हुआ है यानी कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इसका इन सभी का एक केयरफुल सर्वे किया था किसने, टोडरमल ने। और उसी के बेसिस पर 1570 से 1580 में मुगल पीरियड में इस डेटा के बेसिस पर टैक्स को फिक्स किया गया हर एक क्रॉप पे और कैश में उस टैक्स को लिया गया, कलेक्ट किया गया और हर एक प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया था रेवेन्यू सर्कल्स में और हर एक क्रॉप की जो रेट थी वो भी फिक्स कर दी गई थी। तो इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा गया, जब्त सिस्टम कहा गया। टोडरमल का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने ही इस जब्त सिस्टम को शुरू किया था और उन्होंने ये जो 10 ईयर्स का सर्वे था क्रॉप ईल्ड का वो करवाया था। अब हम बात करेंगे अकबरनामा की। अबुल फजल फोर्थ पॉइंट थे अकबर के टाइम पीरियड में, ये नाम याद रखिए, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। इन्होंने जो अकबर के पीरियड की हिस्ट्री है उसको 3 वॉल्यूम में लिखा है और इसका पूरा एक टाइटल दिया इस पूरी हिस्ट्री का, अकबरनामा। 3 वॉल्यूम है इसमें, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम जो कि डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में यानी कि अकबर के जो पूर्वज रहे हैं उनके बारे में बात करती ये इसमें फर्स्ट वॉल्यूम में की गई है बात। सेकंड वॉल्यूम जिसमें अकबर के पीरियड के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे उनको रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो थर्ड वॉल्यूम है जिसका नाम रखा गया आईने अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, कितना रेवेन्यू लिया जाता था पूरे एम्पायर की, उसके यानी कि अकबर के पीरियड का जो एम्पायर रहा उस पीरियड की ज्योग्राफी को इसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये एक रिच डिटेल प्रोवाइड करता है अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। उस टाइम पीरियड में जो लोग रह रहे थे उनका कैसा कल्चर रहा, कैसे ट्रेडिशंस थे, इनके बारे में एक रिच डिटेल प्रोवाइड करता है आईने अकबरी, जो थर्ड वॉल्यूम है अकबरनामा का वो। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया कि जो एम्पायर है अकबर के पीरियड में उसको प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था और इन प्रोविंसेस का नाम था सूबास और इनको गवर्न कौन कर रहे थे, सूबेदार दोनों। और सूबेदार का फंक्शन होता था पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस और हर एक प्रोविंस जो था उसमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसका नाम था दीवान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ऑफिसर का नाम क्या होता था, दीवान। और जो अदर ऑफिसर्स थे इनके नेम भी मेंशन किए गए हैं, आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। जैसे कि जो मिलिट्री पे मास्टर होता था उसका नाम था बख्शी। उसके अलावा जो मिनिस्टर होते थे इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज से रिलेटेड जिनका डिपार्टमेंट था उनका नाम था सद्र। मिलिट्री कमांडर्स
जिनको फौजदार के नाम से जाना जा रहा था, टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल के नाम से जाना जा रहा था। तो अगर हम बात करें अकबर के टाइम पीरियड की, तो ये इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। अकबर के जो नॉबल्स थे उन्होंने लार्ज आर्मी को कमांड किया था और उनकी जो एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता था उनको रेवेन्यू का। और इनिशियली देखा जाए तो एम्परर के प्रति बहुत ज़्यादा ये नोबल जो क्लास था वो लॉयल था, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ इंटरेस्ट उनका बढ़ता गया और जो लॉयलिटी है वो वीक होती चली गई। 1570 में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है इबादत खाना का। एक ऐसी बिल्डिंग हुआ करती थी इबादत खाना अकबर के पीरियड में, जिसमें अकबर ने उलामा के साथ, ब्राह्मण्स और जो प्रीस्ट्स होते थे उनके साथ रिलीजियस डिस्कशंस करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि अकबर का ये इंटरेस्ट था कि वो हर एक रिलीजन के बारे में जानना चाहता था। वो इंटरेस्टेड था रिलीजन में, सोशल कस्टम्स में, अलग अलग लोगों के बारे में जानने में। और एक कॉन्सेप्ट और अकबर के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था, आइडिया ऑफ सुलह उकुल और यूनिवर्सल पीस। अकबर ये चाहता था कि हर एक रिलीजन के जो लोग हैं जो उसके एम्पायर में हैं उनके बीच में टॉलरेंस होना चाहिए, पीस होनी चाहिए। तो इसके लिए एक सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस का भी आइडिया दिया था, किसने? अकबर ने। इसके अलावा सिस्टम ऑफ एथिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया, ऑनेस्टी होनी चाहिए एम्पायर में, एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस, पीस, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, किसने? अकबर ने। अब हम बात करेंगे मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर का क्या स्टेटस रहा? अभी तक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी मुगल एम्पायर में, जिसकी वजह से इस पीरियड में इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ट्रेवलर्स जो अलग अलग आए इस पीरियड में, उन्होंने बताया, उन्होंने इस लैंड को, इंडिया की लैंड को डिस्क्राइब किया एज दी फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। लेकिन इसके साथ साथ इस टाइम पर साथ ही साथ पॉवर्टी भी एग्जिस्ट कर रही थी। शाहजहाँ के पीरियड के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे इसके बारे में पता चलता है कि मनसबदार की वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी। एंड मुगल एम्परर जो मनसबदार होते थे, एम्परर होते थे, उनके द्वारा उनकी सैलरी का एक लार्ज पार्ट था वो सैलरीज पर और गुड्स पर एक्सपेंड किया जा रहा था। और जो एक ऐसा सेक्शन था इस एम्पायर में, वेल्दियर पेजेंट्री, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। और जो इनॉर्मस वेल्थ थी, रिसोर्सेज थे, जो मुगल एलीट क्लास ने कमांड किए, जिसने उनको उस क्लास को, जो एलीट क्लास था, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था 17th सेंचुरी में। और उसके बाद ही जो नोबल्स थे, जो ऐसे ग्रुप्स थे जिनके पास रिसोर्सेज काफ़ी जो कमांड कर रहे थे, उन्होंने बाद में चल के खुद को इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर दिया था। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें हमने कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा है, इबादत खाना के बारे में, यूनिवर्सल पीस के बारे में, जो सुलह कुल की पॉलिसी है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी, अकबरनामा, आइन ए अकबरी, एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये कैसा लग रहा है इनिशिएटिव, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी की बुक्स आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, या फिर टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अदर चैप्टर। थैंक यू।